Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET English Paper 2. Today's session is about on the topic Indian aesthetics. What you should read, how much you need to put your focus there, what are the important points related to the topic because it is a very new topic for the paper. रिसेंटली इससे क्वेश्चंस बनना शुरू हुए हैं. पहले के पेपर्स में पास्ट 2020 के पहले के पेपर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं. बहुत रीसेंट इसका डेवलपमेंट हुआ है. सो हियर आई एम विथ another lecture, another important topic to share with you. Let's start our session. Indian aesthetics. Now, आज के वर्ल्ड में एस्थेटिक्स वर्ड इज वेरी कॉमन. सबको को अपना एस्थेटिक्स मेंटेन करके चलना है. तो व्हाट डज दिस वर्ड एस्थेटिक्स मीन? इसका मतलब क्या है ये भी तो समझना इंपॉर्टेंट है. एस्थेटिक्स का मतलब होता है ब्यूटी. नाउ दिस ब्यूटी कैन मीन डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल. हर लोग का अपना डिफरेंट एस्थेटिक्स का व्यू होता है. आप बोलते हो कि दिस थिंग इज नॉट, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो नो दिस थिंग इज नॉट मैचिंग माई एस्थेटिक्स, यानी कि ये आपके ब्यूटी के डेफिनेशन को, आपकी ब्यूटी को ये नहीं सपोर्ट कर रहा है. इंडियन एस्थेटिक्स आपने जरूर वेस्टर्न जो बच्चे आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पेपर 2 के लिए खास करके, आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म बोल के एक पेपर पढ़ा है ब्रिटिश लिटरेचर में. लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपको राइटर्स मिलेंगे जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के थ्योरीज बताते हैं. वैसे ही हमारे पास इंडियन एस्थेटिक्स है जो आपको बताता है कि कैसा हमारा ड्रामा होना चाहिए, हमारा पोइट्री कैसा होना चाहिए, हमें क्या क्या एलिमेंट्स को ध्यान रखने हैं. एरिस्टोटल वेस्टर्न एस्थेटिक्स के एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है जिन्होंने बताया है कि ड्रामा का इनैक्टमेंट कैसा होना चाहिए, ड्रामा कितने पार्ट्स में परफॉर्म होना चाहिए, ड्रामा का स्टेज कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, उसमें कितने सीन्स होने चाहिए, डायलॉग कैसा होना चाहिए, ट्रेजेडी क्यों, कॉमेडी क्यों, सारी चीजों को डिस्कस किया. वैसे ही इंडियन एस्थेटिक्स जो इंडियन राइटर्स ने बताए हैं रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस आर्ट्स. परफॉर्मेंस आर्ट्स आपका म्यूजिक भी हो सकता है, आपका पोइट्री भी हो सकता है, आपका ड्रामा भी हो सकता है. तो वी हैव डिफरेंट राइटर्स रिगार्डिंग दैट. तो हमें यहाँ पे आज इंडियन एस्थेटिक्स के टॉपिक को डील करना है. एस्थेटिक्स मतलब ब्यूटी ऑफ आर्ट. ये दो तरह के होते हैं, हमने अभी देखा वेस्टर्न एस्थेटिक्स एंड ईस्टर्न एस्थेटिक्स. हमारा फोकस ईस्टर्न एस्थेटिक्स दैट इज इंडियन एस्थेटिक्स पे है. सबसे पहला टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इन आवर हैंड इज रस थ्योरी, द मोस्ट आस्क्ड थ्योरी इन द पेपर. It is a very long theory. We don't need to go in that much deep, but we need to understand what is Russ theory. बेसिक क्वेश्चंस हम लोग इस पे टारगेट करके चलेंगे. जिस हिसाब से क्वेश्चन बना है उसी से हम लोग अपना पॉइंट्स यहाँ पे कवर करेंगे. वी वोंट गो टू डीप इन द टॉपिक. अदरवाइज पीजी के कोर्सेज में रस थ्योरी पूरा एक कंप्लीट भरत मुनि का पढ़ाया ही जाता है आपको, चैप्टर 8 एंड 9 खास करके, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द रस थ्योरी. हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट रस थ्योरी is a theory given by Bharat Muni. In which work? Natya Shastra. The name of the work is Natya Shastra. This is the work where he has given the Rasa theory. रस का मतलब क्या होता है? Pleasure. For example, अभी we are in summer season, जहाँ पे मैंगोज बहुत ज्यादा आते हैं सब जगह. तो अगर आपको मैंगो खाना है बट आई एम टेकिंग आउट ऑल द पल्प, उसका जितना भी फ्रूटी फ्लेवर है, रस है, वो निकाल दे, विल यू एंजॉय ईटिंग दैट मैंगो एनी मोर? आई डोंट थिंक सो. व्हाट इज अ मैंगो विदाउट द पल्प? इनफैक्ट कैटरीना कैफ के एडवर्टाइजमेंट में भी हमने देखा है दैट जूसी टेक्सचर ड्रॉपिंग, एंड फिर हमें बताया जाता है कि हाउ पल्पी द माजा और फ्रूटी इज, हाउ जूसी दैट इज. तो रस होता है एक आर्टिस्टिक प्लेजर. आर्टिस्टिक यानी कि आर्टिस्ट को आने वाला प्लेजर इज आर्टिस्टिक प्लेजर. आर्टिस्ट कौन है हमारा यहाँ पे? जो आर्ट को परफॉर्म होते हुए देख रहा है. आर्ट हमारा दो तरीके का हो सकता है. दैट कैन बी ड्रामा
पोइट्री, म्यूजिक, परफॉर्मेंस आर्ट्स। जब किसी चीज का परफॉर्मेंस, फॉर एग्जाम्पल आप एक थिएटर पे गए एंड यू आर सीइंग अ ड्रामा देयर, और वहां पे आपको परफॉर्मेंस के टाइम पे यू आर फीलिंग सर्टेन काइंड ऑफ इमोशंस, एंड वो जो इमोशंस आपको फील हो रहे हैं उस टाइम पे, यू आर फीलिंग सब्लिमिटी, oh my god, what is this, what my eyes have just witnessed right now, ये क्या देख लिया मैंने, इस तरह का फीलिंग आ रहा है आपको, और आप बहुत संतुष्ट हो, एकदम सेटिस्फाइड हो आप उस चीज को देख के। उस प्ले का, उस ड्रामा का जो एक्चुअल मीनिंग था वो निकल के बाहर आ रहा है। दैट इज द रस भरत मुनि टॉक्स अबाउट। ये रस वर्ड जो है, इट ओरिजिनली कम्स फ्रॉम द वर्ड सोम रस, द ड्रिंक ऑफ गॉड, वहां से ये वर्ड निकल के आता है रस। रस थ्योरी, अब एक बात आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है, द पॉइंट दैट यू नीड टू नोट इज कि इंडियन एस्थेटिक्स टेक्स देयर ओरिजिन फ्रॉम संस्कृत लिटरेचर। सारे टेक्स्ट संस्कृत में लिखे हुए, उसको ट्रांसलेट किया गया है फिर इंग्लिश में। सो रस थ्योरी जो है ये एक संस्कृत एस्थेटिक्स है, संस्कृत एस्थेटिक्स का टॉपिक है, एंड द टर्म वाज एम्प्लॉयड इनिशियली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रामा एंड लेटर टू पोइट्री। फर्स्ट इट वाज डेवलप्ड फॉर ड्रामा, हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा नीड्स टू बी, ड्रामा में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, कॉस्ट्यूम कैसा होना चाहिए, स्टेज डिजाइन कैसा होना चाहिए, डायलॉग्स कैसे होने चाहिए, प्रोटेगोनिस्ट कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, सारी चीजों का एक बुक बनाया गया। उस बुक को बनाने वाले थे भरत मुनि इन इंडिया। सेम बुक एक ऐसा एरिस्टोटल भी बनाते हैं, बट दैट इज फॉर वेस्टर्न लिटरेचर। वो धीरे धीरे अडेप्ट हो जाता है हालांकि इंडियन लिटरेचर में, बट स्टिल रस थ्योरी भी, हमारा नाट्य शास्त्र भी वैसा ही एक टेक्स्ट है। यहाँ पे आपको नोट ये करना है कि ये पहले ड्रामा के लिए बनता है, देन स्लोली इट अप्लाइज टू पोइट्री एज वेल। नाउ व्हाट डज द टर्म रस मीन? The term signifies aesthetic pleasure or thrill, accompanied with joy that the audience, spectator, reader experiences while witnessing in fleeing the enactment or reading of a drama or a poem. It is the pleasure, the thrill or the joy that our audience, ये बात ध्यान रखना, कौन फील करेगा? ऑडियंस, स्पेक्टेटर या रीडर फील करेगा उस चीज को, while reading or the enactment of it, जब देख रहा है वो उसको, तब उसको ये सारी फीलिंग्स आएगी, प्लेजर की फीलिंग, जॉय की फीलिंग, ये सारा चीज होता है। इसी प्रोसेस को अगर हम लोग वेस्टर्न लिटरेचर में देखें तो कैथारसिस वर्ड यूज किया है एरिस्टोटल ने। नाउ रस थ्योरी में हम लोग वापस आते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के लिए द मेन पर्पस ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज टू क्रिएट और इनैक्टेड द रस। भरत मुनि ये स्टेटमेंट देते हैं कि किसी भी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस का मेन पर्पस ही है रस का इनैक्ट। अगर आपको परफॉर्मेंस देख के ये रस, कोई भी रस फील नहीं हो रहा है, देन वो प्ले सक्सेसफुल नहीं है। विदाउट रस ड्रामा कैन हैव नो अपील टू द स्पेक्टेटर। सही बात है, एग्जैक्टली exactly. आप बहुत सारे ऐसा मूवीज भी देखते होगे जिसको देख के यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, यू आर लाइक कि ओकेश, ठीक ठीक ही था, नॉट मच प्लीजिंग, सोचते हो आप ऐसा, राइट? वही बात ये कह रहे हैं। और कुछ मूवीज होती है, वाओ आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट, आई एंजॉयड इट वाली फीलिंग जो होती है वो रस के कारण आती है। ये इंपॉर्टेंस है रस का। This affective theory of art is similar to Aristotle's theory of catharsis or purgation. हमने अभी ये पॉइंट को देखा। Purgation is cleansing of your emotions. एरिस्टोटल बोलते कि अगर एक स्पेक्टेटर थिएटर में बैठ के हमारा परफॉर्मेंस देख रहा है तो उसको जितने भी भाव, जितने भी रस फील हो रहे हैं, इमोशंस फील कर रहा है, वो सारा वहीं पे क्लेंस हो जाना चाहिए। नहीं तो वो इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करेगा एंड दैट पर्सन विल स्टार्ट अप्लाइंग दोज इमोशंस इन देयर लाइफ, which might not be necessary sometimes. Now, moving to our next slide, that is types of rus. भरत मुनि ने अपने टेक्स्ट नाट्य शास्त्र में हमें कुछ टाइप्स बताए हैं। He has given us 8 types. Now you must be thinking, what is this 8 plus 1? This one extra rus was added later by Abhinav Gupta.
ओरिजिनल रस हमारे पास 8 ही है. We have 8 original ras and one is addition by Abhinav Gupta. Abhinav Gupta is a critique of Bharat Muni. नाट्य शास्त्र टेक्स्ट को वो एक्सटेंसिवली रीड करते हैं और बोलते हैं एक और रस होना चाहिए. फर्स्ट हम लोग 8 रस देखते हैं यहाँ पे क्या है. द फर्स्ट रस इज द श्रृंगार रस, दैट इज अबाउट लव. ये नाम आपको याद रखना जरूरी है यहाँ पे, और ये क्रोनोलॉजी में ऐसे याद रखोगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू. श्रृंगार रस, दैट इज लव. हास्य रस, लाफ्टर. करुण रस, कंपैशन. रौद्र रस, एंगर. वीर रस, इट इज अबाउट heroism. भयंकर, फियर. विभत्स, दैट इज डिस्गस्ट, आपको किसी चीज से बहुत घिना आ रहा है, नो नो यू वाला फीलिंग. अद्भुत रस, वंडर. ये कैसे हो गया, दैट टाइप ऑफ वंडर, अद्भुत रस. इसके अलावा हमारे पास जो 9th रस है हमारा, दैट इज शांत रस, पीस. अभिनव गुप्त बोलते हैं पीस इज ऑल्सो अ फीलिंग. आप कंटेंट हो, कंटेंटमेंट फील कर रहे हो, दैट इज अ रस. सो इसीलिए आपका शांत रस ऐड किया गया अभिनव गुप्त के द्वारा. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. अब रस को इवोक करने के लिए, रस आपका लास्ट में आएगा, रस को इवोक करने के लिए भाव आता है. पहले आप कुछ फील करोगे, आप किसी भाव को फील करोगे, तब ना वो रस आएगा. तो भाव इज द इमोशनल स्टेट विच गिव्स राइज टू रस. भरत मुनि ने भाव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्थायी भाव एंड व्यभिचारी भाव. स्थायी भाव इज द डोमिनेंट इमोशन. अगर आप कुछ फील कर रहे हो तो ये सबसे पहले आपको दिखेगा, इट विल बी विजिबल टू यू क्विकली. डोमिनेंट होता है. जैसे कि इन्होंने बताया है कि लव का भाव क्या है, रति. सौरो का भाव है शोक, आप दुख जरूर मनाओगे जब आप दुखी रहोगे, सौरो. एंगर इज फॉर क्रोध. ठीक है, तो श्रृंगार रस का भाव क्या हो गया, रति. ठीक है, वैसे ही आपका जो एंगर वाला रस था उसके लिए आपका भाव हो गया क्रोध. ये स्थायी भाव डोमिनेंट इमोशन होता है, इसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन याद रखना. अब ये व्यभिचारी भाव क्या होता है, ये ट्रांजिस्टरी इमोशंस होता है. ट्रांजिस्टरी इमोशंस आर दोज इमोशंस व्हिच चेंजेस क्विकली एंड इट इज नॉट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. सिचुएशन चेंज हुआ, एनवायरमेंट चेंज हुआ, ये फीलिंग्स भी आपकी चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम सेंटर में जब तक एंटर नहीं करोगे, टिल दैट मोमेंट यू माइट फील एंजाइटी. Once you will see the question paper and the exam will start, you will feel relaxed. Okay, I know this topic. I can deal with the paper. तो ये एक टेम्पररी फीलिंग है, ये कुछ टाइम के लिए आएगी. बट स्थायी भाव जो है वो परमानेंट फीलिंग है, डोमिनेंट है. इफ यू आर इन लव, आपको रति की फीलिंग आएगी ही आएगी. इफ यू आर इन पेन, आप सौर, आप दुखी हो, आप शोक मनाओगे ही मनाओगे. डाउट फॉर एग्जाम्पल इस व्यभिचारी भाव कुछ टाइम के लिए आता है आपको, टेम्पररी. शेम कुछ टाइम, एक्साइटमेंट कुछ टाइम के लिए रहता है. ऐसा थोड़ी कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अपनी पूरी लाइफ एक्साइटेड हो. इट इज जस्ट फॉर अ मोमेंट. इसके बाद हमारे पास आता है सात्विक भाव. सात्विक भाव जो है आपका, दैट इज इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस. सात्विक भाव इज नॉट इन योर कंट्रोल, ये आउट ऑफ नोवेयर हो जाता है. When you are angry, the best example is when you are angry, you don't want to cry, but tears start falling from your eyes and you are wondering why I am crying, what is the need for me to cry here. हम तो गुस्सा है, मेरे को आंसू क्यों आ रहा है, why these tears. वैसे ही जब आप दुखी होते हो या फिर अपने क्लोज्ड वंस को काफी ज्यादा दुखी देखते हो, तो टीयर्स ऑटोमेटिकली आपके आंख से भी आने लगती है. आपको डर लग रहा है तो आप ट्रेम्बल, आपकी बॉडी शेक करने लगती है, यू स्टार्ट टू ट्रेम्बलिंग. वैसे ही अगर आप किसी अपने क्रश को, किसी लव्ड वंस को देख रहे हो तो आपका फेस ऑटोमेटिकली, आपके चीक्स में ब्लश आ जाता है, रेड हो जाता है, ब्लश करने लगते. दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, दैट इज सात्विक भाव. तो भाव एक ऐसा इमोशनल स्टेट है जिसके कारण ही रस आपको आता है. भाव का
इन्होंने एक और बताया, अब बताया कि विभाव क्या होता है। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ भाव, ठीक है, लेकिन टाइप्स ऑफ भाव हमारे पास 3 थे। अब विभाव के बारे में देख लेते हैं। विभाव क्या है? इट इज द स्टिम्युली ट्रिगरिंग इमोशन। स्टिम्युलाई की तरह ये काम करता है आपका। फॉर एग्जाम्पल, आपको श्रृंगार रस फील करने के लिए या रति का भाव फील करने के लिए यू नीड टू सी समथिंग दैट यू लव। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपको रस थ्योरी को समझना है, आई वुड सजेस्ट आप अभिज्ञान शकुंतलम टेक्स्ट बाय कालिदास, आप इस टेक्स्ट को पढ़ो। यू विल फील कि उसमें कितना तरह का रस है। एंड द डोमिनेंट रस इज ऑब्वियसली द श्रृंगार रस, बिकॉज द स्टोरी इज अबाउट शकुंतला एंड दुष्यंत एंड देयर ट्रैजिक लव स्टोरी, उसकी कहानी है वहां पे। तो स्टिम्युली, अब जैसे हम अभिज्ञान शकुंतलम का ही एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट हैपेंस कि शकुंतला वाज सिटिंग इन द गार्डन और वो दुष्यंत को देखती है पहली बार। रीडर को ये चीज फील कराने के लिए वहां पे क्या होता है कि फ्लावर्स ब्लूम करने लगते हैं, एक बहुत ही प्यारी सी सेंट फ्लावर्स की हवा में आ गई है, ब्रीज में आ गई है। आफ्टर दैट बर्ड्स का धीरे धीरे चिर्प करना, ये सारी चीजें क्या है? स्टिम्यूली, जो आपके उस फीलिंग्स को बढ़ा रही है। और फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग विथ योर लवर एंड ही होल्ड्स योर हैंड, स्टिम्यूली, अब आपका हार्ट बीट और फास्ट हो जाएगा, राइट? उसको कहते हैं विभाव। विभाव 2 तरह के होते हैं। अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, आलंबन एंड उदीपन। आलंबन इज द पर्सनल सोर्स एंड उदीपन इज द एनवायरमेंटल क्यू। पर्सनल सोर्स इज लाइक सामने से आपके लवर का आना, दैट इज आलंबन। उसी के साथ साथ आप देख रहे हो साइड में एनवायरमेंट भी वैसा हो गया है, अचानक से क्लाउडी वेदर हो गया है, रेन स्टार्ट हो गया है, या फिर लाइट्स डिम हो गई हैं, इस तरह का जो इन्वायरमेंटल क्यूज है उसको कहते हैं उद्दीपन। ये हो गया विभाव के बारे में। नाउ व्हाट इज अनुभाव? अनुभाव क्या होता है? अनुभाव इज द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस लाइक द जेस्चर्स, एक्सप्रेशन, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस एक्सेट्रा। अगर आप श्रृंगार रस फील कर रहे हो तो आपका एक्सप्रेशंस भी वैसा ही हो जाता है। आपके आईज इधर उधर मूव करेंगे, आपके आई लैशेस काफी, आप अपने आईज को काफी ब्लिंक करोगे, आपके फेस पे एक स्माइल रहेगी, रेडनेस आ जाएगा, आप काफी शर्मा शर्मा के बात करोगे, जेस्चर में चेंज आ जाएगा, पोस्चर में, टोन ऑफ वॉइस आपका काफी सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लर्टेशियस हो जाएगा। ये सब क्या है? अनुभाव। जो एक्सप्रेशन आपको दिखना शुरू हो जाए, दैट इज अनुभाव। आई थिंक यहां तक सारा चीज क्लियर है। इसीलिए कहा जाता है कि विभाव प्लस अनुभाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगद रस निष्पत्ति। इसका मतलब ये है कि विभाव का मिलना अनुभाव के साथ और व्यभिचारी भाव का दिखना आपका मिल के, संयोगद, मिल के रस का निष्पत्ति, ओरिजिन, रस वहां से आता है, इनका होना जरूरी है। ये स्टेटमेंट याद रखना है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगद रस निष्पत्ति। अब ये अभिनय क्या होता है? अभिनय इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, आपका जो एक्सप्रेशन है उसको अभिनय कहते हैं। इट प्लेज अ की रोल इन ब्रिंगिंग भाव, इमोशन। आपके एक्सप्रेशन से तो आपके भाव को ओरिजिनेट करते हैं। एंड रस इज द एस्थेटिक एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। आप कोई मूवी देखने जाओ, यही चीज होता है आपके साथ सेम। अगर आप एनालाइज करो अपने बिहेवियर को वहां पे, तो पहले आप एक भाव फील करते हो और लास्ट में फिर आपको वो एक रस फील होगा। अभिनय के इन्होंने कुछ टाइप्स बताए हैं, जैसे कि अंगिका यानी कि बॉडी जेस्चर, वाचिका, वर्बल या स्पीच रिलेटेड होता है ये, आहार्य, कॉस्ट्यूम और मेकअप, सात्विक, इनवॉलेंटरली फिजिकल रिएक्शंस, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा रस थ्योरी था। रस थ्योरी के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। एक चीज आपको याद रखना है यहां पे कि भाव जो है वो 8 होते हैं, रस 8 होता है, एंड व्यभिचारी भाव जो है हमारा
जो डोमिनेंट है दैट इज 33, ट्रांजिस्टरी 33 है। तो 8 रस के 8 भाव है एंड 8 भाव के 33 व्यभिचारी भाव है। ये पॉइंट याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी के टूवर्ड्स मूव करते हैं। आर नेक्स्ट थ्योरी इज अलंकार थ्योरी, जो कि वर्क काव्य अलंकार में दिया हुआ है। द नेम ऑफ द वर्क इज काव्य अलंकार एंड द थ्योरी इज अलंकार थ्योरी। अलंकार थ्योरी जो है ये थ्योरी भामा ने दिया है। भामा इज अ राइटर एंड ही टॉक्स अबाउट अलंकार थ्योरी। This genre of literature, including works by Bhama, Dandin and Rudrata, इस पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर डिफरेंट राइटर्स ने काम किया, बट मेन ओरिजिनेटर इज भामा एंड अदर राइटर्स हु वर्कड ऑन दिस पर्टिकुलर थ्योरी आर दानदिन एंड रुद्रता. And this theory focuses on poetic ornamentation and figurative languages. Basically, it is talking about the literary devices, poetic devices. कि आप किसी पोइट्री को, अगर आप पोइट्री में लिटरेरी डिवाइसेस का यूज ना करो, देन वो एक प्रोज बन जाएगा आपका, एक सिंपल नैरेटिव बन जाएगा, लिरिक क्या बचेगा उसके बारे में. तो आप पोइट्री में ऑर्नामेंट्स को सजाते हो, ये ऑर्नामेंट्स आपके लिटरेरी डिवाइसेस है. मेटाफोरिकल वर्ड्स का यूज करना, ये क्या है? ब्यूटी, उसकी ब्यूटी को इनहांस कर रहा है वो. तो अलंकार थ्योरी पोइट्री के बारे में बात करता है. सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है यहां पे. अलंकार शास्त्र discusses various literary devices, metaphors and figure of speech that enhance the beauty of poetry. ये बताता है आपको कि आप कौन सा लिटरेरी डिवाइस, मेटाफर्स, फिगर ऑफ स्पीच का यूज करोगे जिसके कारण आपका पोइट्री का ब्यूटी और ज्यादा इनहैंस हो जाएगा. ये उस चीज के बारे में बात करता है. इट एक्सप्लोर्स द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स. ये पोइट्री में लिंग्विस्टिक, उसके लैंग्वेज के एलिमेंट्स को लेके बात करता है. Bhama stresses the importance of alankars and bring all alankars under the general term Vakroti. वो उन्होंने 7 अलंकार्स दिए हैं भामा ने, एंड उन्होंने ये 7 अलंकार्स को एक कॉमन टर्म वक्रोती के अंदर कॉइन किया है. Dandin has defined and classified काव्य more elaborately than Bhama. भामा की थ्योरी को ही ज्यादा इलेबोरेट करते हैं डांडिन. उसी में ये क्या करते हैं कि 8 अलंकार्स की जगह 8 अलंकार्स की, रुद्रता जो है वो 8 अलंकार्स का बात करेंगे, एंड दानदिन जो है वो 7 अलंकार्स को बहुत ही एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन करते हैं आपको. तो दिस इज द थ्योरी ऑफ अलंकार. यही पॉइंट्स याद रखने हैं. एस्थेटिक लिटरेचर में बहुत ज्यादा फोकस आपको नहीं डालना है. क्यों नहीं डालना है? इसका रीजन सबसे पहला है दैट इट इज जस्ट अपकमिंग ट्रेंड. अभी भी ये बहुत इमेच्योर टॉपिक है एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर लिटरेचर. ये कोर लिटरेचर में नहीं आएगा. इट इज बहुत अंदर का पार्ट है. इट इज टू डीप ये सारी थियोरीज. तो इसीलिए आपको बेसिकली क्या क्या याद रखना है कोई भी थियोरी का. सबसे पहले तो आपको राइटर याद रखना है, कब आया वो वर्क, उसका कोई सेंचुरी होगा पर्टिकुलर, वो सेंचुरी आपको याद रखना है. किस चीज के बारे में है, किस चीज के बारे में वो बात कर रही है, वो याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल, अलंकार थ्योरी टॉक्स अबाउट पोइट्री एंड रस थ्योरी टॉक्स अबाउट ड्रामा एंड देन स्लोली इनकलकेट्स इटसेल्फ इनटू पोइट्री. ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे रस 8 है तो अलंकार कितने? 7 अलंकार है. 7 अलंकार का नाम याद रखना जरूरी नहीं है. इसमें किस चीज का बात हो रहा है वो याद रखना है आपको. जैसे कि इसमें आपका पोइटिक मेटाफर्स के बारे में बात हो रहा है, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात हो रहा है, ये याद रखना जरूरी है. बहुत डेप्थ में ऐसा नहीं कि अब एक टेक्स्ट उठा के काव्य अलंकार टेक्स्ट ले लिया, उसको पढ़ना शुरू कर दिया. दिस इज नॉट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू हियर. नाउ नेक्स्ट थ्योरी. आवर नेक्स्ट थ्योरी इज ध्वनि थ्योरी. इट इज गिवन इन द टेक्स्ट ध्वन्य लोक, एंड ध्वन्य लोक इज अ टेक्स्ट रिटन बाय आनंद वर्धन. द ध्वनि Siddhant builds upon earlier discussion on aesthetic experience found in works like Ras Siddhant and Alankar Shastra. ध्वनि थ्योरी जो है अपना ओरिजिन, अपना बैकग्राउंड कहां से लाता है? रस सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत, यानी कि अलंकार थ्योरी से और रस की थ्योरी से लाता है. ये किस चीज के बारे में बात करेगा?
suggestion, यानी कि the meaning of a word or a sentence is understood by its use of its symbol, like oh the pressure on H will be different in happiness and when you are sad. ये एक पर्टिकुलर वर्ड में आप किस तरह से उसको एक्सप्रेस कर रहे हो. ध्वनि का मतलब क्या होता है? वॉइस, राइट? हाउ यू स्पीक, इसका भी तो काफी इम्फेसिस पड़ता है. How you read a poetry that matters. If you are reading an elegy like a romantic poetry, then there is no point. आप उसका एसेंस कभी फील ही नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पे ध्वनि जो है वो उसी चीज के बारे में बात कर रहा है, that how you read a word in the sentence creates the meaning of the word. Like आप बहुत ज्यादा जब शॉक्ड हो, सडनली जिसको कहते हैं हम लोग, आप बोलोगे ओ वाओ, वाओ ऐसे एक्सप्रेशन निकलेगा. आप थोड़ा शॉक्ड हो, यू आर नॉट एक्साइटेड बट यू आर शॉक्ड. ओ वाओ. नाउ यू आर इन डाउट, आप डाउट पे रहोगे तो बोलोगे ओ वाओ. देयर इज अ चेंज इन द टोन. तो उस चेंज को ये ध्वनि के बारे में बात करता है और बोलता है ध्वनि थ्योरी दैट ध्वनि इज द सोल ऑफ पोइट्री. How you recite the poetry, how you recite the words, that is the soul of the poetry. That creates the meaning of the poetry. आनंद वर्धन बोलते हैं that he creates a resonant field of emotions. ये जो ध्वनि है ये emotions को create करती है. He also says to understand the poetry, the reader or hearer must be on the same wavelength. यानी कि जिसने लिखा है, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए. उनका इमोशन सेम लेवल पे चल रहा होना चाहिए, तब जाके आप उसका एसेंस समझ पाते हो. एंड द मेथड रिक्वायर्स सेंसिटिविटी ऑन द पार्ट्स द राइटर एंड द रीडर. और रीडर और राइटर के बीच का भी एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए यहाँ पे. इसीलिए राइटर को जानना बहुत जरूरी हो जाता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पोइट्री टू क्रिएट द एसेंस. यह है ध्वनि थ्योरी. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इज स्फोता थ्योरी. ये टेक्स्ट वाक्य पाद्य में दिया गया है आपका. स्फोता का मतलब होता है वर्ड, सिंबल, शब्द. इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, वर्ड साउंड एंड वर्ड मीनिंग. ये बोलते हैं कि किसी भी चीज का मतलब उसके दो तरीके से निकलता है. एस्थेटिक्स उसका दो तरीके से आता है, उसके साउंड से और उसके मीनिंग से. स्फोता थ्योरी भारती हरी ने दिया है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ये कहते हैं दैट मीनिंग इज नॉट कन्वेड फ्रॉम द स्पीकर टू द लिसनर. स्पीकर जो बोल रहा है उससे सुनने वाले का मीनिंग नहीं क्रिएट हो रहा है. रादर स्पोकन वर्ड सर्व ओनली एज स्टिमुलस टू अनकवर द मीनिंग. लेकिन वो जो बोल रहा है उस वर्ड का ऑलरेडी एक मीनिंग स्पीकर के माइंड में सेट है, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, नोम चॉम्स्की टॉक्स अबाउट द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर. आपके माइंड में एक मीनिंग सेट है, यूनिवर्सल मीनिंग सेट है. आप इसको ट्री ही बोलोगे, यू वोंट से एनीथिंग एल्स. तो हम ट्री बोलेंगे तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू द मीनिंग बट यू आर एबल टू कनेक्ट विद दिस. आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्री. सो ये जो थ्योरी है स्फोता थ्योरी, इट सेज दैट कि rather spoken words serve only as stimulus to uncover the meaning already present in the mind of the hearer. In this case, articulation of speech is of prime importance. आप उसको correctly pronounce करो, उसका articulation सही हो, that is the important point here. Word sound word की meaning को create करता है. How? बहुत सारे words ऐसे होते हैं जिसके pronunciation लोग गलत कर देते हैं and because of that the meaning completely change. अगर हम बॉटल को बोतल बोतल करेंगे then someone might not be able to understand what I am trying to say, but if I'll speak correctly bottle, then you'll be able to draw a connection that I'm talking about a cylindrical image. I'm talking about something that holds water. But if I'm saying bottle bottle bottle, then you won't be able to understand. This is the difference. ये लैंग्वेज बैरियर भी बन सकता है आपका, जैसे कि बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है कि हम इफ समवन इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली देन
उसके मीनिंग में प्रॉब्लम आता है आपको। ओके तो ये है फोता थ्योरी, जिसमें आपको वर्ड साउंड एंड वर्ड मीनिंग का डिफरेंस पता चलता है। आपको यहाँ पे स्पीकर और लिसनर के बीच का एक क्लियर रिलेशनशिप मिलता है, दैट स्पीकर इज जस्ट अ स्टिम्युलस फॉर अनकवरिंग द मीनिंग दैट एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ द लिसनर। अंडरस्टूड? नाउ this act of speech, that how you will pronounce the word, depends on three parts. It is divided into three stages. Conceptualization by the speaker. If I'm speaking something to you right now, हम आपको एक फ्लो में पढ़ा रहे, then I have an idea in my mind ना। फर्स्ट ये आइडिया, ये पूरी लिंग्विस्टिक्स की बात यहाँ पे हो रही है। फर्स्ट एक आइडिया मेरे माइंड में जनरेट हो रहा है, देन आई एम एबल टू स्पीक। ऐसा थोड़ी कि माई ब्रेन इज नॉट एबल टू प्रोसेस व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड आई एम जस्ट स्पीकिंग एंड स्पीकिंग एंड स्पीकिंग, ऐसा नहीं है। There is an idea generating in my mind and then I am using my language to express the idea. So my mind is conceptualizing the idea. Performance of speaking. What medium I am using? हम कौन सा language use कर रहे हैं? I am using bilingual language because I know that my viewers are of both type. कुछ हिंदी में समझेंगे, कुछ इंग्लिश में समझेंगे। तो आपका मीडियम भी डिपेंड करता है। आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाके, कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाके हिंदी में बात करोगे तो वहां के लोगों को आपकी भाषा समझ में आएगी? विल दे बी एबल टू क्रिएट द मीनिंग विद द साउंड यू आर प्रोनाउंसिंग? नो, क्योंकि उनके वहां पे वो थ्योरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड देन कॉम्प्रिहेंशन बाय द इंटरप्रेटर। आपका जो सामने वाला लिसनर है वो आपके बातों को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, क्योंकि उसके कॉम्प्रिहेंशन से ही उसका मतलब निकलेगा। लोग बहुत बार कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दो लोग कॉन्वर्सेट कर रहे, कॉन्वर्सेशन में, और सामने वाला को कुछ आपने समझाया, सामने वाले ने गलत समझ लिया। आप बोलते हो नो नो, अरे मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, आई वॉज ट्राइंग टू से दिस नॉट दैट, क्योंकि सामने वाले का कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम है। वहां पे हो सकता है सर्टेन एग्जाम्पल्स जो आपने यूज किए वो उनके लिए रिलेटेबल ना हो। व्हाट अबाउट दैट? तब तो प्रॉब्लम है। तो ये 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है फोता थ्योरी को। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज रीति थ्योरी, एंड इट इज गिवन इन द वर्क काव्यालंकार सूत्र। वामना इज अ राइटर जिसने ये वर्क लिखा है, काव्यालंकार सूत्र, एंड वहां पे इन्होंने रीति थ्योरी दिया है। रीति थ्योरी जो है वो 8th सेंचुरी के आसपास आया, एंड इट इज बेस्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स ऑफ द क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, हाउ यू कैन यूज योर लैंग्वेज क्रिएटिवली। ठीक है, रीति का मतलब ही होता है स्टाइल। तो मेनली ये बोलते हैं दैट मेनली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट मीनिंग ऑफ काव्य इज इम्पार्टेड इन कॉन्सोनेंस विथ रस। ये बोलते हैं कि आपने सब बता दिया मेरे को कि लैंग्वेज का ऐसे यूज करो, वैसे यूज करो, तो पोइट्री में एसेंस, वैसे एसेंस, सब बताया आपने, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है द वे यू आर यूजिंग योर लैंग्वेज, द मोर क्रिएटिवली यू आर यूजिंग योर लैंग्वेज, द स्टाइल यू आर यूजिंग, इट क्रिएट्स द मीनिंग ऑफ योर पोइट्री। Okay, thus he says कि it mainly depends upon the fact that meaning of poetry is imparted in consonance with रस। ये सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब ये सब अलग अलग थ्योरी है, ये सारे थ्योरीज नाट्य शास्त्र टेक्स्ट में नहीं है, सबका टेक्स्ट और थ्योरी और थ्योरिस्ट का नाम मेंशन है यहाँ पे, सब अलग अलग टेक्स्ट है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट इंडियन एस्थेटिक्स, ऑल आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस आर्ट्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे नहीं कि सारे टेक्स्ट आपने अज्यूम कर लिए, ओ सब तो नाट्य शास्त्र के ही है, नहीं, ये नहीं होगा। The riti is not like the style. The riti is not like the style as it generally understood by Western critics, but as literary excellence. बहुत से वेस्टर्न क्रिटिक्स ने बताया है कि इट डजेंट मैटर आप कैसे पोइट्री पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, बट पढ़ रहे हो इससे मीनिंग आ जाएगा। बट ये बोलते नहीं, आप कैसे पढ़ रहे हो, स्टाइल क्या है आपका पढ़ने का, आप लेट के पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, उठ के पढ़ रहे हो, वर्ड में एम्फेसिस डाल के पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो, सब मैटर करता है। दिस इज रीति थ्योरी। Riti is not just about the choice of words, but is a comprehensive concept that encompasses the entire style of a literary composition. उसका स्टाइल क्या है? स्टाइल यानी कि राइटिंग स्टाइल, आपने उसको किस स्टाइल में लिखा है,
कितने पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है, कितने लाइंस है आपके, हर लाइंस के सिलेबल्स कितने हैं, वर्ड्स कैसा यूज किया है। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स पे सिर्फ नहीं डिपेंड करता है, इट टॉक्स अबाउट हाउ यू हैव इनकॉर्पोरेटेड योर आइडिया, कौन सा स्टाइल यूज किया लिटरेरी कंपोजिशन के लिए। The primary purpose of Riti is to enhance the emotional and aesthetic impact of poetry. इसका पर्पस ही ये था कि आप एक इमोशनल लेवल पे पोइट्री को फील कर पाओ, उसके एस्थेटिक्स को फील कर पाओ। It seeks to create a harmonious fusion of sound and sense, where the choice of words, rhythm, and structure contribute to the overall aesthetic experience. आपको ये प्रीवियस थ्योरी से सिमिलर लग सकता है, बट इसमें डिफरेंस है। We are talking about words, rhythm, and structure also, that all these three contributes to the aesthetic experience of a poetry. ये है हमारा रीति थ्योरी। Now, our next theory is वक्रोती थ्योरी, जो कि वक्रोती जीवितम वर्क में दिया है, कुंतका की थ्योरी है ये। वक्रोती सिद्धांत, ये जो वक्रोती थ्योरी है, was initially expounded by the Kashmiri poet Kuntaka in his work Vakroti Jivitam. It builds upon earlier discussion in Indian poetics, including ideas presented in ध्वन्य लोक by आनंद वर्धन। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये ध्वन्य लोक से अपना इंस्पिरेशन, अपना रूट्स लेता है। It refers to a mode of expression where the meaning is not directly stated. ये मेटाफोरिकल मीनिंग्स की बात करेगा यहाँ पे, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मीनिंग्स की बात करेगा यहाँ पे। ये बोल रहे हैं कि वक्रोती एक उस तरह का मोड ऑफ एक्सप्रेशन है जहां पे मीनिंग डायरेक्टली नहीं स्टेटेड है, एंड देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डेविएशन और ट्विस्ट फ्रॉम द यूजुअल और एक्सपेक्टेड वे ऑफ प्रेजेंटिंग एन आइडिया। आपने सोचा कि राइटर सीधी सीधी अपनी लव स्टोरी बता देगा, बट नहीं, देयर इज अ ट्विस्ट, देयर इज अ डेविएशन देयर। डेविएशन का मतलब होता है कि आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, बीच में रास्ता डेविएट कर दिया गया और आप इधर मुड़ गए, इसको कहते हैं। It suggests that beauty of poetic expression often lies in its ability to surprise. पोइट्री होना ही ऐसा चाहिए कि वो आपको सरप्राइज करे पढ़ते पढ़ते। मोनोटोनस पोइट्री अगर आप पढ़ोगे तो यू वोंट एंजॉय दैट फॉर लॉन्ग, तो सरप्राइजिंग एलिमेंट्स होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए पढ़ने में, और ये कन्वेंशनल लैंग्वेज से डेविएटेड होना चाहिए, क्योंकि कन्वेंशनल लैंग्वेज में तो आप प्रोज भी पढ़ लोगे, थोड़ा तो अलग होना चाहिए ना पोइट्री, अदरवाइज व्हाई विल एनीवन रीड पोइट्री। तो ये पोइट्री में इसकी लैंग्वेज का ध्वन्य से ही ये बात करता है, डेविएशन और ट्विस्ट की। आवर नेक्स्ट थ्योरी इज औचित्य थ्योरी, जो कि औचित्य विकार टेक्स्ट है हमारे पास, काश्मेंद्र का टेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है। इट ऑफन ट्रांसलेटेड एज प्रोप्राइटरी डेकोरम और एप्रोप्रिएटनेस। आपने अपनी पोइट्री को किस हिसाब से डेकोर किया है एस्थेटिक्स क्रिएट करने के लिए। It signifies a judicious and fitting use of language. Elements such as words, phrases, and expression in accordance with the context and subject matter. आपका सब्जेक्ट मैटर से एसोसिएटेड आपने वर्ड्स यूज किया है कि नहीं, उससे रिलेटेड आपने एप्रोप्रिएटनेस लाया है कि नहीं, क्या डेकोरम है आपका, ये सारा चीज देखा जाता है औचित्य थ्योरी में। नाउ यहाँ पे आपको कुछ थियोरिस्ट के नाम मिलेंगे, थ्योरीज के नाम दिए हुए हैं जो हमने पढ़ा है, उस किस टेक्स्ट में आया है और उसका पीरियड क्या है, जो कि आपको याद रखना है यहाँ से। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेट पर्सपेक्टिव। तो ये याद हो जाएगा आपको। इफ यू विल बी एबल टू डू दिस मच, आप आराम से इंडियन एस्थेटिक्स सॉल्व कर लोगे, कोई इश्यू नहीं होगा आपको, इंडियन एस्थेटिक्स सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से जो क्वेश्चंस आएंगे अटेम्प्ट कर लोगे। बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट नेट इज अनप्रेडिक्टेबल एट द सेम टाइम। इट डजेंट मैटर कि आप कितना पढ़ के जा रहे हो, इट मैटर्स कि आप कैसे पढ़ के जा रहे हो। नेट का जो सिलेबस है दैट इज नॉट प्रिसाइज सिलेबस, आपको बताया नहीं गया है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इंडियन एस्थेटिक्स तो हमारे यूनिट में है भी नहीं, बट इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर, इसीलिए इसको भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है। इसीलिए नेट का सिलेबस कभी भी ये नहीं मैटर करता है कि आपने कितना पढ़ा है, बट मैटर करता है आपने कैसे पढ़ा है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन एस्थेटिक्स, जो एकदम नहीं हो रहे थे आपसे। अब हो सकता है कि आपसे इससे और डेप्थ में पूछ ले, बट दैट इज नॉट पॉसिबल टू कवर, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू कवर। लेकिन इन पॉइंट्स को नहीं छोड़ के जाना है आपको अपने एग्जाम के लिए। आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, आपने अपने नोट्स बना लिए हैं। इस पीडीएफ को अगर
ये पीडीएफ आपको चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां से यू कैन ज्वाइन द लिंक, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे आपको डेली नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि कौन सा अपडेटेड सेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप अपने लर्नर्स के साथ, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स है जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसके साथ भी ये चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो if you are finding it good enough. Now, I would like to end my session today. I hope आपने अच्छे से इसको समझा, इस theory को अच्छे से learn किया, and I wish you a great success in your upcoming exam for UGC NET.